इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ना। आपका किस तरह से जो है एक अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं। और इसमें जो आपका 3 तरह के एग्जाम्पल आएंगे। इससे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को आपका विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। जो आपका अधिक क्रियाशील अधातु है वो कम क्रियाशील अधातु को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, विस्थापित कर देगा। और आपका एक एग्जाम्पल जो आपका काफी फेमस है, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपका किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो जब किसी अम्ल से आपका धातु अभिक्रिया करेगा तो हमेशा जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, यानी आपका हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है वहां से। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। अगर इसके पहले हम लोग सीखे थे आपका वियोजन अभिक्रिया यानी कि आपका अपघटन अभिक्रिया, जिसे आप सिंपली आई बटन पर टिक करके देख सकते हैं। जीतनी हो अगर जिंदगी का रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखिए इसके नाम में ही आपका सब कुछ छुपा हुआ है। पहले हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल सारा कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद इसके परिभाषा को डिटेल से समझेंगे। ध्यान दीजिए, आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश मीडियम वाले जो है इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल का मतलब एक, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटाया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में जो है किसी एक को विस्थापित किया जाएगा, किसी एक को हटाया जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग अपना रियल लाइफ को झांक करके देखते हैं और वहां पे गौर करते हैं कि वहां पे ये चीजें होती है कि नहीं। सेम बेस पे आपका केमिस्ट्री में भी होगा। देखिए, आप गौर किए होंगे कि अगर एक बेटा ज्यादा पैसा कमाता है और दूसरा बेटा अगर कम पैसा कमाता है तो उस घर में उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका जो पूरा फैमिली मेंबर होता है, जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको ज्यादा वैल्यू देता है, लेकिन जो कम पैसा कमाता है उसको कम वैल्यू मिलता है। अगर मान लीजिए एक ही कुर्सी है और आपका कम पैसा कमाने वाला बैठा हुआ है, आगे ज्यादा पैसा कमाने वाला भाई बोले भैया है बैठने दो उसको, अगर छोटा रहेगा तो भी उसको बैठने के लिए मिलेगा, उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है क्योंकि वह अधिक पैसा कमा रहा है। आप देखिए ना, गांव में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जब गांव के मुखिया जी या नेताजी या कोई ऐसे वीआईपी जो कि गांव में पॉपुलर फेस हैं, अगर वो आ जाए तो एक सामान्य आदमी उठ के अपना सीट छोड़ देता है, सब बैठिए, आप बैठिए, हम ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि तुम लोग का जो फ्रेंड लोग जो होता है, जैसे मान लो कि गर्लफ्रेंड वाला कहानी तुम लोग हमेशा सुनते रहता है, तो उसमें मान लीजिए कि आपका एक लड़का है जो कि आपका स्मार्ट है और आपके पैसे वाले भी है, उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही उस लड़की को, उस गर्लफ्रेंड को अगर उससे अधिक पैसे वाला, उससे अधिक हैंडसम मिलता है तो वो जो है उसके साथ चली जाएगी। तो ये जो बीच में जो लड़का था ये विस्थापित हो जाता है, हट जाता है ना। अब देखिए, सारा रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ चुके हैं कि अब यहाँ समझते हैं, केमिस्ट्री में चलते हैं कि पदार्थ जो है, सभी पदार्थ एक ही जैसे क्रियाशील नहीं होते हैं। सारा स्टूडेंट जितने भी वीडियोस को देख रहे हो, जितने भी क्लास में पढ़ते थे, उन सारे स्टूडेंट में सारा लड़का एक जैसा नहीं था। कोई कम समझदार था, कोई ज्यादा समझदार था, कोई एक ही बार में क्लियर समझ जाता था, कोई 10 बार में भी नहीं समझता था। तो उसी तरह से पदार्थ जो होते हैं उसमें भी आपका कुछ जो है अधिक क्रियाशील है, कुछ जो है कम क्रियाशील है। तो जो कम क्रियाशील है उसको अधिक क्रियाशील वाला धातु या आपका अधातु या कोई भी पदार्थ जब आएंगे तो उसको हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है ना। अब देखिए, इन सारी चीजों को जोड़ करके हम लोग परिभाषा बनाते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकदम सिंपल है और आपका बेहद आसान है। वीडियो को आप रोक करके इसको लिख सकते हैं, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और यही रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपको क्या कहलाता है? रासायनिक एकल विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, इतना रियल लाइफ एग्जांपल, इसके परिभाषा से तो काम चलेगा नहीं, एग्जांपल पे आना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका, देखिए लोहा। जब आपका कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग लोहा का एक कील डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन, है ना। ध्यान दीजिए, समझते हैं एग्जांपल को। यहां से
लोहा का संकेत आपका Fe होता है और कॉपर सल्फेट यानी कि आपका CuSO4 है ना। और ये देखिए आपका बनाएंगे FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और प्लस जो है आपका कॉपर जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इस एग्जांपल से बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम लोग को। जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो है आपके तीनों एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम, तीनों एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए वैसे तो आप लोग को लग रहा होगा कि क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं सर, क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, काफी नीचे क्लास का है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है और जो कंपटीशन एग्जाम में है उसमें आपका 9, 10th और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यही 4 साल का क्वेश्चन जो है, यानी आज जो है आप इस सिलेबस को क्लास का सिलेबस मान रहे हैं, लेकिन कल जो है यही आपके लिए जनरल साइंस हो जाएगा, है ना, सामान्य आपका विज्ञान हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीजें जो सिर्फ 10वां क्लास वाले के लिए नहीं है, एंट्रेंस वालों के लिए भी है, फिर आपका कंपटीशन वालों के लिए भी है। लेकिन अगर अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं और अभी इस चीज को बारीकी से समझ जाते हैं तो कल आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा स्कोर के साथ आप निकल जाएंगे। जो नहीं पढ़ा है, बढ़िया से नहीं समझा है, वो आपसे पीछे रह जाएगा, यानी आप अधिक क्रियाशील हो जाएंगे। और जो कम मेहनत किया है, हमारे वीडियो को नहीं देखा है, वो कम क्रियाशील होगा। जीतेगा कौन? अधिक क्रियाशील वाले। आप उसको विस्थापित करके सिंपली नौकरी ले पाएंगे या कुछ बड़ा कर पाएंगे अपने लाइफ में। एग्जाम्पल को समझते हैं। Fe मतलब कि आपका लोहा, कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4, SO4 देखिए सल्फेट बोलते हैं, Cu आपका कॉपर, तो ये होगा आपका कॉपर सल्फेट। तो इसमें देखिए आपका Cu यहां से देखिए बना क्या आपका फेरस सल्फेट, FeSO4, इसको पढ़ते हैं फेरस सल्फेट, और कॉपर देखिए साइड हो गया है। तो यहां से देखिए सिंपली सीख मिल रहा है कि जब आपका कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा की कील को डाला गया था तो ये कॉपर जो है आपका अलग हो गया है ना, और यहां से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इसमें अधिक क्रियाशील कौन होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि Fe और Cu दोनों देखिए आपका धातु है, कॉपर भी धातु, लोहा भी धातु, तो दोनों में जो है अधिक क्रियाशील कौन है? देखिए पहले जो है आपका अभिकारक की तरफ ये अलग था और ये आपका अलग था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो Fe जो है वो Cu का जगह ले लिया है और Cu को साइड कर दिया है, यानी कि Fe आपका लोहा जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो यहाँ से साइड कर दिया। यहाँ से आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका कि इस समीकरण में या तो आपका इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कौन है? अधिक क्रियाशील आपका हो जाएगा कौन? आपका लोहा या आपका कॉपर। देखिए विस्थापित कौन कर रहा है? लोहा। तो लोहा जो है आपका, ये आपका अधिक क्रियाशील पदार्थ हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ से आपका सिंपली एग्जाम में पूछा जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कम क्रियाशील पदार्थ कौन है? तो जो आपका साइड हट गया, जिसको विस्थापित कर दिया गया, तो कम क्रियाशील पदार्थ जो है आपका वो आपका कॉपर है। यहां से देखिए कुछ और ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपर सल्फेट जो जलीय विलयन है, इसका रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? नीला। तो ये जो है आपका नीला रंग का होता है, लेकिन जैसे ही फेरस सल्फेट ये बना तो इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा रंग का। तो यहां से देखिए आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर बन रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका कि इस समीकरण में अधिक क्रियाशील कौन? लोहा। कम क्रियाशील कौन? कॉपर। फेरस सल्फेट का रंग कैसा है ना? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा? तो आपका नीला। और आपका फेरस सल्फेट का रंग कैसा? तो हरा। यहां से ये आपका फेरस सल्फेट कहलाता है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या? तो FeSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या? तो आपका CuSO4। देखिए दूसरा एग्जांपल आपका यहां से है Cu प्लस आपका 2AgNO3, यानी कि आपका 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और यहां से आपका कॉपर। इसमें देखिए कॉपर जो है हमारा धातु है और यहां से देखिए आपका Ag जो है आपका धातु है। तो दो अलग अलग धातु जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट और ये आपका कॉपर, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देगा और जो आपका कम क्रियाशील होगा वो आपका विस्थापित हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए फाइनली आपका बना क्या है? CuNO3 है ना, 2 टाइम्स या आपका होल 2, और यहां से देखिए आपका 2Ag, यानी कि यहां से देखिए आपका Ag जो है नाइट्रेट के साथ में था, लेकिन प्रतिफल की तरफ देखते हैं तो आपका Ag जो है वो आपका साइड हट गया, यानी कि आपका ये कम क्रियाशील था। और Cu जो है आपका पहले अलग था, लेकिन ये जो है Ag को विस्थापित कर दिया, इसका जगह ले लिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया Ag को। देखिए यहां से आपका CuNO3 2 टाइम्स। ध्यान दीजिए यहां से। तो यहां से देखिए आपका इस एग्जांपल से बहुत कुछ 6 ऑब्जेक्टिव मिलता है, यहां से आपको मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो कम क्रियाशील को क्या करेगा? हटा देगा।
यहाँ देखिए आपका कॉपर जो है Ag को अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो Ag को क्या किया आपका हटा दिया, उसके जगह पे खुद Cu आ गया, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, इस समीकरण में या तो इस अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया, तो अधिक क्रियाशील जो है आपका हो गया Cu, देखिए यहाँ से। और इसी समीकरण में कम क्रियाशील कौन हो गया आपका Ag, देखिए आपका साइड हट गया, विस्थापित हो गया है, पहले आपका NO3 के साथ में था, अब आपका अलग हो गया है ना। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपका। इस समीकरण में तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कॉपर और कम क्रियाशील धातु आपका Ag। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप सिंपली क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव का बार बार प्रैक्टिस करके आप चीजों को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपका हो गया क्लियर। तीसरा एग्जांपल के और हम लोग चलते हैं, Cu फिर आपका AgNO3 प्लस आपका CuNO3। इसमें देखिए आपको बताए थे कि कम क्रियाशील जो है आपका Ag है, देखिए साइड लग गया आपका, और अधिक क्रियाशील जो है आपका Cu है, जो कि आपका Ag का देखिए जगह Ag यहाँ पे था, Ag की जगह ये आपका ले लिया है। यहाँ से देखिए आपका एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि AgNO3 का आपका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, नीला। इसका रंग जो आपका नीला हो गया, यहाँ से आपका कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, यहाँ से फेरस सल्फेट का रंग हरा था। ये सारे ऑब्जेक्टिव वीडियोस को देख करके आप समझिए, और आप कितना समझे हैं और कितना भूले हैं इस चीज को आप टेलीग्राम पे जज कर सकते हैं, वहां पे सारा ऑब्जेक्टिव आपका डाला हुआ है। ध्यान दीजिए, तीसरा एग्जांपल है हमारा Zn यानी कि आपका जिंक, और ये आपका CuSO4 यानी कि आपका कॉपर सल्फेट। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं आपका जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस आपका Cu। अब यहाँ से देखिए हम लोग एकल विस्थापन पढ़ रहे हैं, तो कौन किसको विस्थापित किया, Zn जो है पहले अलग था, लेकिन प्रतिफल की ओर देखते हैं तो Cu के जगह पे देखिए Zn आ गया, यहाँ था CuSO4, यहाँ पे ZnSO4, यानी कि Zn जो है Cu को हटा दिया, विस्थापित कर दिया और उसके जगह पे खुद आ गया, है ना। तो ये जो आपका Zn अधिक क्रियाशील है और ये आपका कम क्रियाशील हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनेगा कि इस समीकरण में जो है अधिक क्रियाशील कौन है, तो ये आपका Zn हो गया, है ना, और कम क्रियाशील कौन है, तो ये आपका क्या हो गया, Cu, सिंपली। अब देखिए पूरे जो एग्जाम्पल तीनों हम लोग समझे हैं, पूरे एग्जाम्पल तीनों का निचोड़ समझते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछता है तो तीन ऑप्शन देखिए आपका यहीं से रखता है। और तीनों ऑप्शन को कैसे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, सबसे पहले देखिए तीनों एग्जाम्पल जो है आपका धातु का है, लोहा भी धातु, कॉपर भी धातु, आपका Zn भी धातु। अब यहाँ से देखिए इस समीकरण में हम लोग सीखे थे, पहला समीकरण में, कि लोहा जो है आपका अधिक क्रियाशील था, कॉपर जो है कम क्रियाशील। देखिए कॉपर साइड लग गया है और कॉपर की जगह पे आपका लोहा आ गया है। तो सबसे पहला निष्कर्ष निकला था आपका यहाँ से कि Fe जो है वो आपका अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। इस चैप्टर में इसमें सीखे थे हम लोग इस एग्जाम्पल में कि Cu जो है वो आपका देखिए अधिक क्रियाशील है और Ag देखिए साइड लग गया था, तो Ag कम क्रियाशील है। Ag जगह पे देखिए कौन आ गया है, Cu। देखिए यहाँ पे था AgNO3, इसकी जगह पे कौन आ गया, Cu। तो यहाँ से हम लोग सीखे थे कि Cu जो अधिक क्रियाशील था और आपका Ag जो है वो कम क्रियाशील था। Fe एक नंबर में, फिर आपका Cu था, इससे भी कम था आपका Ag। लेकिन फाइनली हम लोग सीखे थे Zn, यहाँ से सीखे हैं कि जिंक जो है वो आपका कॉपर से, देखिए कॉपर को साइड कर दिया है और Zn जिंक जो है आपका उसकी जगह पे आ गया है, तो जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देखिए यहाँ से देखिए आपका फाइनली एक और यहाँ से दो निष्कर्ष जो मिलता है, और यहाँ से देखिए फाइनल निचोड़ हम लोग निकालेंगे। तो ये पूरा क्रियाशीलता श्रेणी जो है आपका धातु अधातु चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सारे धातु और अधातु को सीरियल नंबर से सरिया दिया गया है, आपका अरेंज कर दिया गया है, और वहां से आप सिंपली देख सकते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर धातु और धातु में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, सारे गुण प्रॉपर्टीज वहां पे मिलेंगे। तो वहां पे आपका सामने में बताया गया है कि आपका Zn जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है और Zn जो है लोहा से भी अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ से फाइनल जो आपका निचोड़ निकलता है, सबसे आगे हो गया आपका Zn अधिक क्रियाशील हो गया, उसके बाद फिर हो गया आपका Fe के बाद हो गया आपका कॉपर, और कॉपर के बाद हो गया आपका Ag। तो यहां से देखिए आपका फाइनल निचोड़ निकलता है तीनों एग्जांपल का कि आपका चार धातु थे। यहाँ से जिंक जो है सबसे अधिक क्रियाशील हो गया इन तीनों एग्जांपल्स में, Fe जो है आपका 2 नंबर में क्रियाशील हो गया, और आपका Cu जो है 3 नंबर में, और Ag जो है यहाँ से 4 नंबर में। चारों जो आपका धातु का जो संकेत दिया वो काफी इंपोर्टेंट है। एग्जाम में देखिए यहाँ से बनाता कैसे है,
सिंपली आपसे चारों को ऑप्शन में डाल देगा, ऑप्शन ए बी सी आपका रेंडमली देगा, जैसे तैसे करके देगा, जैसे हम लिखे ऐसे नहीं देगा। और आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछेगा दो ढंग से, निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है और निम्नलिखित में कौन कम क्रियाशील है। इस फाइनल निचोड़ को आप याद रखें, और इससे ढेर सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम पे है, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करें वहां पहुंचा देगा, नहीं तो टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां से सर्च कीजिए ऑफिशियल द की टू सक्सेस। यूट्यूब चैनल का नाम और टेलीग्राम चैनल का नाम एकदम सेम है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यूट्यूब वीडियोस में हम लोग हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ जोड़ के क्लियर समझेंगे, और आपका टेलीग्राम पे उससे रिलेटेड नोट्स पीडीएफ और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर इसी तरह से आपको रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड अगर आर्ट्स पढ़ना हो, हिंदी संस्कृत आर्ट्स, तो आप रोहित आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहां से सारी चीजें मिलते रहेगा। देखिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिए, सबसे पहले आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आपका मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है द की टू सक्सेस का, और तीसरा लिंक जो है आपका रोहित आर्ट्स क्लासेस चैनल का है। आप सिंपली वहां से क्लिक करके जा सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड। देखिए होता क्या है, मार्केट में जितने भी टीचर्स हैं वो सभी आपको सेम ही पढ़ाएंगे। हम भी पढ़ाएंगे 2 + 2 4, और कोई और भी पढ़ाएगा 2 + 2 4, 6 कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अंतर क्या होता है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपके आसपास के एग्जाम्पल को उठा के चीजों को एकदम आसान बना के, सॉफ्टवेयर बना के आपके दिमाग में इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे कि वो चीजें कभी निकलेगी नहीं। तुमको लगा रियल लाइफ में ऐसे होता है तो केमिस्ट्री में ऐसे होता है, गांव में ऐसे हो रहा था तो इधर केमिस्ट्री में ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से चीजों को याद रखना बहुत आसान होगा, और ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये चीजें आपको सिर्फ जो है द की टू सक्सेस ऑफिशियल द की टू सक्सेस यानी कि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा मैथ साइंस के रूप में, और आपका रोहित आर्ट्स क्लासेस जो है उसमें आपको मिलेगा आर्ट्स से संबंधित एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, जिसको कि आप सुबह से शाम तक देखते रहते हैं। अगर उसी के आधार पे कंसेप्ट बना करके चीजों को समझा करके आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाए, कभी डिलीट नहीं होगा। और नंबर की बात मत करना चाहिए, हमारा टारगेट ही है कि बच्चे क्लियर कंसेप्ट को इतना आसानी से पढ़ें कि अपना हाई स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बिहार बोर्ड पे टॉप करें। अब वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है ना। एक टीचर पूरे क्लास को पढ़ाता है, उसी क्लास से लड़का जो है बिहार बोर्ड टॉप भी करता है, और कोई होता है उसमें जो फेल भी कर जाता है। टीचर तो एक ही था। तो बच्चों के मेहनत पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर आपका मेहनत नॉर्मल होगा, हाई स्कूल टॉपर, और उससे बढ़िया होगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और सबसे बढ़िया होगा पूरे बिहार में सबसे अधिक कुर्बानी आप देंगे पढ़ाई के लिए, तो आप बिहार बोर्ड टॉपर बनेंगे। तो इस चीज को समझना है, और आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए फाइनल निचोड़ क्या मिला, Zn जो सबसे अधिक क्रियाशील, Fe आपका 2, फिर आपका Cu कम, फिर इससे भी कम आपका Ag, ये फाइनल निचोड़ है आपका। तो वीडियो को रोक करके सिंपली स्क्रीनशॉट ले करके आप चीजों को कॉपी में लिख लें, तभी फायदा करेगा। सिर्फ मछली मारने से कुछ नहीं होता है। क्लास में आप लोग को कहानी सुनाए होंगे हम कि एक लड़का जो है सुबह से शाम तक मछली मारते रहता था, एक ठो मारता था 3-4 घंटा में एक मछली पकड़ता था, लेकिन उसको जमा करके रखता था। शाम में जब जा रहा था, जो लड़का जमा करना जानता था उसी के पास मछली था, जो पकड़ के फेंक रहा था ना, अरे पकड़ के फेंक देंगे, बहुत सारा रहेगा, लेके चल जाएंगे, फिर सब नदी में ही आ गया था, समुद्र में ही चला आएगा। तो सारी चीजें कितना हूं आप देख लें, समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना। अब देखिए ये सारे जो धातु के एग्जाम्पल थे, तो कम सबसे अधिक इन तीनों एग्जाम्पल में जो आपकी बुक में दिया है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु ये, उसके बाद फिर कम ये, फिर कम ये, फिर आपका ये, है ना। इस तरह से यहाँ से सिंपली आपका बन जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जिंक, सबसे कम क्रियाशील धातु Ag, इन तीनों एग्जांपल्स में, है ना। अब देखिए हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि अधातु में कम क्रियाशील कौन होगा और अधिक क्रियाशील कौन होगा। एग्जाम में जो आपका ऑप्शन इन्हीं चारों को हमेशा हेर फेर करके डाला जाता है। अधातु का एग्जाम्पल समझते हैं बारीकी से। देखिए इसके पहले जो हम लोग समझे थे वो सारा धातु का एग्जाम्पल था, इस बार हम लोग अधातु का एग्जाम्पल लिए हैं। आपका देखिए 2NaBr यानी कि आपका सोडियम ब्रोमाइड, है ना, प्लस है आपका Cl2 यानी कि क्लोरीन। यहाँ से देखिए आपका ब्रोमीन अधातु और यहाँ से आपका क्लोरीन अधातु। तो दोनों में जब आपस में अभिक्रिया होगा आपका NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड और आपका क्लोरीन में, तो यहाँ से देखिए फाइनल बना क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले को हटा देगा। अरे क्लास में क्या हुआ, तुम अधिक पढ़ने में तेज हो तो कम जो पढ़ने में तेज है उसको वैल्यू देते हो, बोला बाहर निकलो। तुम्हारे समझ रहे हो बात को, हाँ समझ गया होगा तुम लोग। तो जो मान लीजिए गांव में जो अमीर आदमी है और जो गांव में गरीब आदमी है, तो रिस्पेक्ट किसको मिलता जाता समाज में, अमीर आदमी को, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वो अगर कहीं खड़ा भी रहेगा, अमीर फला साहब आगे बैठे तो इनको। तो केमिस्ट्री में यही होता है, कम क्रियाशील रहोगे तो हटा दिए जाओगे। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि मजबूत बनो और आपका ताकतवर बनो,
किस अधिक क्रियाशील बनो, केमिस्ट्री भाषा में बोले तो अधिक क्रियाशील बनिए, यानी ताकतवर बनिए हर मामले में, तभी आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को। 2NaBr प्लस आपका Cl2, इसमें आपका ये था धातु, आपका ये था धातु, जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया, यहाँ देखिए Br ब्रोमीन जो है बाहर निकल गया, NaCl यानी कि आपका नमक, सोडियम क्लोराइड, इसका समान नाम हो गया नमक। तो यहाँ से देखिए बनाया चला, तो बाहर कौन निकला, देखिए तो आपका NaBr जो था, यानी सोडियम धातु के साथ में जो था Br, लेकिन इधर कौन आ गया, Na के साथ में Cl आ गया है, मतलब कि ब्रोमीन कम क्रियाशील था, उसको बाईपास कर दिया गया है। मुखिया जी जो है आपका क्लोरीन है, पहले से बैठल था कुर्सी पर, देखो यहाँ Na के साथ में बैठल था, जैसे ही Cl आया तो चल वे बाहर निकल, बाहर हट, उसको बाहर निकाल के उसकी जगह पे ये बैठ गया, मतलब कि क्लोरीन जो है अधिक क्रियाशील है और ब्रोमीन कम क्रियाशील है। आपका दो ऑब्जेक्टिव यहाँ सिंपली बनता है कि इस अभिक्रिया में, मतलब कि सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रोमीन और आपका क्लोरीन में अधिक क्रियाशील कौन, तो आपका कौन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है आपका अधिक क्रियाशील है और आपका ब्रोमीन जो है ये कम क्रियाशील है। सिंपली निष्कर्ष हम लोग यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारा Ki, यानी K यानी पोटेशियम, I यानी आपका आयोडीन, दोनों मिल गया, बना गया पोटेशियम आयोडाइड। जब ये आपका रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में तो क्या बनाएगा, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और देखिए आयोडीन जो है आपका बाहर हो गया है। इसका मतलब क्या, आयोडीन जो है विस्थापित हो गया है, तो ये कम क्रियाशील था, और देखिए Ki की जगह पे कौन आ गया, K के बगल में I था, यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन अधिक क्रियाशील था, तो अधिक क्रियाशील कौन हो गया, क्लोरीन, और कम क्रियाशील कौन हो गया, आयोडीन। तो अधातु के एग्जांपल में हम लोग यहाँ से क्लियर समझ गए हैं कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से भी अधिक क्रियाशील है, और क्लोरीन जो है आपका आयोडीन से भी अधिक क्रियाशील है। इसीलिए दोनों रिएक्शन में जो है, इस रिएक्शन में ब्रोमीन को विस्थापित कर दिया और इस रिएक्शन में आयोडीन को विस्थापित कर दिया। अगर आप जो है पावरफुल नहीं बनते हैं नॉलेज के मामले में, पैसे के मामले में, तो आप भी समाज से विस्थापित कर दिए जाएंगे, आपका भी कहीं वैल्यू नहीं मिलेगा, जैसे केमिस्ट्री में होता है। तो अधिक क्रियाशील होना शिक्षा इसीलिए चला है ना, अपने आप को हर तरह से पावरफुल बनाने के लिए, ताकि आपको कहीं भी विस्थापित नहीं किया जाए।